गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो पहले वीडियो में एक्चुअली ड्यू टू कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आज मैं हम आपके लिए दूसरा वीडियो ले आया हूँ। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तो पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया ह्यूमन जियोग्राफी क्या होती है और डेफिनेशंस उसकी बताई मैंने आपको 3 डेफिनेशन जो पॉल विडाल्डी ब्लैशे सैम्पल और रेडजल ने जो डेफिनेशन दी थी वो आपको याद करना है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्री बोर्ड सेकंड की बात करेंगे जो रिसेंटली हुआ है, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था हाउ ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर। एक इंसान जो है, एक ह्यूमन बींग जो है, वो उसने इंटरेक्ट नेचर के साथ कैसे किया है। तो ठीक है, ये हमें सारा कुछ पढ़ना है नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी में। देखो, ह्यूमन बींग्स ने जो इंटरेक्ट किया है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इंसान ने जो नेचर को मॉडिफाई किया है टेक्नोलॉजी से। पहले इंसान जो होता था वो टोटली डिपेंड करता था नेचर पे, क्योंकि ऑन दैट टाइम टेक्नोलॉजी वाज लिमिटेड, देयर वाज नॉट मच डेवलपमेंट इन रोड्स नहीं थे, कम्युनिकेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, यानी कि मैन वाज टोटली डिपेंड अपॉन नेचर। फिर इसके बाद इंसान ने विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान ने नेचुरल लॉज को पढ़ा, नेचुरल लॉज को स्टडी करके उसने टेक्नोलॉजी बनाई और टेक्नोलॉजी की वजह से उसने इंटरेक्ट किया है विद नेचर के साथ। टेक्नोलॉजी जो होती है इंडिकेट करती है लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ए सोसाइटी। एक सोसाइटी का डेवलपमेंट जो होता है वो टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ ह्यूमन बींग जो होते हैं, ह्यूमन डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे अंडरस्टैंड द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर। जब इंसान ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, उसने पहले नेचुरल लॉज को स्टडी किया है। फॉर एग्जांपल, ही स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट। आफ्टर द कॉन्सेप्ट ही हेल्पड अस डिस्कवर फायर। उसने फिर फायर बनाया, आग को सीखा कि आग को कैसे मतलब जलाया जाता है। तो उसने पहले कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, फ्रिक्शन के बारे में उसने जाना, हीट के बारे में पढ़ा, या डीएनए, नेचुरल लॉ डीएनए जो है, डीएनए के बारे में उसने स्टडी की। फिर इसके बाद जीन्स के बारे में स्टडी की और उसके बाद उसने फिर धीरे धीरे क्या किया, डिजीज़ को क्योर करना स्टार्ट किया। ठीक है, इसके बाद लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स की बात करेंगे। तो इंसान ने क्या किया, धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ इंसान ने नेचुरल लॉज को स्टडी करके टेक्नोलॉजी बनाई और टेक्नोलॉजी की वजह से उसने इंटरेक्ट नेचर के साथ किया, यानी कि वी कैन से दैट कि इंसान ने मॉडिफाई किया है नेचर को थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है हाउ ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर। तो हम इसका सिंपल आंसर ये लिख सकते हैं, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट और विद द नेचर विद द हेल्प ऑफ technology, and technology indicates the level of cultural development of a society. Human beings interact with nature by study the natural laws such as the law of friction, law of heat, law of aerodynamics या secrets of DNA and genetics। इनको स्टडी करके इंसान ने क्या बनाया, टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे 3 स्कूल्स ऑफ थाट की बात करेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ सकता है वो यही आ सकता है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में यही आ सकता है कि हाउ नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड, या ह्यूमन गेट्स ह्यूमन्स को नेचर ने कैसे मतलब ये किया, ह्यूमनाइज किया। या हम इसके बाद इसमें एक और चीज़ होता है कि न्यू डिटर्मिनिज्म जो कॉन्सेप्ट है जो ग्रिफ्ट टेलर ने दिया है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला यहाँ पे जो है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स, यानी कि हाउ नेचर ह्यूमनाइज्ड मैन। ठीक है, तो अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करेंगे, प्राचीन काल की बात करेंगे, तो ह्यूमन्स वेर अफ्रेड फ्रॉम नेचर। मैन जो था वो डरता था नेचर से, क्योंकि ऑन दैट टाइम टेक्नोलॉजी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टेक्नोलॉजी वाज लिमिटेड, देयर वाज नॉट मच इम्प्रूवमेंट इन रोड सिस्टम, कम्युनिकेशन वाज लैकिंग, विद द रिजल्ट मैन वॉज टोटली डिपेंड अपॉन नेचर। तो जब एक इंसान नेचर पे डिपेंड करता था तो वो उसकी इबादत करता था, ही वर्शिप हिम, वो उसकी इबादत करता था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ नेचर, वो मतलब उससे डरता था। एंड देन ही बिकेम द स्लेव ऑफ नेचर, वो उसका फिर गुलाम बनता था। क्यों? क्योंकि फिर रस मतलब वो उससे क्या करता है, उसका ही सुनता था, क्योंकि ऑन द टाइम कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इंसान जो था वो टोटली डिपेंड करता है नेचुरल के रिसोर्सेज पे डिपेंड करता था। तो नेचर हैज़ एन एक्टिव रोल, उसमें क्या होता था, नेचर का एक्टिव रोल होता था और मैन जो होता था उसका पैसिव रोल होता था। अब इसमें ये भी बताया जाता था मैन जो होता था वो ही वॉज द चाइल्ड ऑफ नेचर एज वेल एज आप स्लेव ऑफ नेचर। तो
इस अप्रोच को कहते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। याद रखना, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यानी कि ह्यूमन बीइंग जो थे वो टोटली डिपेंड अपॉन नेचर पे था। नेचर मतलब वो नेचर पे डिपेंड करते थे, तो जो भी उनको चाहिए था वो नेचर का ईगरली वेट करते थे कि नेचर हमें कब प्रोवाइड करेगा और हम उसको भी अपने लिए यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज मतलब एस्पिरेशंस नीड्स। ठीक है, वो टोटली डिपेंड नेचर पे करता था क्योंकि टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी। ठीक है, तो दिस स्टेज इज कॉल्ड स्टेज ऑफ नेसेसिटी। तो ये एक नेसेसिटी थी, मजबूरी थी इंसान की, दैट इज़ वाई कि वो टोटली डिपेंड करता था नेचर पे। तो इसी अप्रोच को कहते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। और मेन इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि इसको सपोर्ट करने वाला था रेडजल। रेडजल जो था वो इसको सपोर्ट करता था, ही वाज द सपोर्टर ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, हु वाज द सपोर्टर ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म? सो इट वाज रेडजल। तो व्हाट इज, तो इसमें क्या होता था, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो ह्यूमनाइज्ड होते हैं नेचर की तरफ से, क्योंकि वो उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास कोई चारा ही नहीं था। इट वाज कॉल्ड द स्टेज ऑफ नेसेसिटी। फिर इसके बाद क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, धीरे धीरे समय के साथ साथ इंसान ने क्या किया, मैन बिगिन टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम। धीरे धीरे समय के साथ साथ इंसान ने क्या किया, ह्यूमन बींग्स ने नेचर के लॉज को स्टडी करके टेक्नोलॉजी बनाई, टेक्नोलॉजी डेवलप की। अब इस टेक्नोलॉजी के वजह से नेचर जो है मॉडिफाई हो गया। मैन ने नेचर को मॉडिफाई करना शुरू किया, कॉन्क्यूर करना शुरू किया। ह्यूमन जो होते हैं डेवलप्स बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। ह्यूमन्स ने नई नई टेक्नोलॉजी बनाई। कैसे बनाई टेक्नोलॉजी, हाउ इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल लॉज, जो आपको मैंने पहले ही बताया, डीएनए था, फ्रिक्शन था, कॉन्सेप्ट ऑफ फायर था। ठीक है, तो अब इंसान स्टेज ऑफ नेसेसिटी से होके स्टेज ऑफ फ्रीडम में आ गया, याद रखना। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड स्टेज ऑफ फ्रीडम। पहले मजबूरी थी, हमारे पास कोई चारा नहीं था, अब हम आ गए स्टेज ऑफ फ्रीडम में, क्योंकि हमने नेचुरल लॉज को स्टडी करके टेक्नोलॉजी बनाई तो हम फ्री रह गए। तो मैन क्रिएट पॉसिबिलिटीज़ विद द रिसोर्स ऑब्टेन्ड फ्राम द एनवायरनमेंट। इंसान ने एनवायरनमेंट से, नेचर से रिसोर्स को मतलब यूज़ करके, रिसोर्स को हासिल करके उसने क्या किया, उनको मॉडिफाई किया, उनकी प्रॉपर शेप दी अपनी टेक्नोलॉजी से। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम बताएंगे, हिल स्टेशन मतलब हाईलैंड्स पे इंसान ने हिल स्टेशन बनाया। हाईलैंड्स तो पहले भी होते थे, अब वहाँ पे हिल स्टेशन इंसान ने कैसे बनाए, ड्यू टू टेक्नोलॉजी की वजह से। कोस्टल स्टेट जो है हमारी, वहाँ पे पोर्ट्स बनाए गए। अब उन पोर्ट्स के ज़रिए हम कारोबार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस किया जाता है पोर्ट्स के ज़रिए। तो इंसान ने पोर्ट्स कैसे बनाए, टेक्नोलॉजी से, जब उसने क्या किया, नेचुरल लॉज को स्टडी किया। या सैटेलाइट इंसान ने फिर बनाया, सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ दिया। तो ये अचीवमेंट्स थी, ये इंसान ने टेक्नोलॉजी जो है बनाई। तो अब इंसान नेचर के अंडर नहीं रह गया यहाँ पे। सो दिस इज़ नॉट द स्टेज ऑफ नेसेसिटी, इनफैक्ट इट इज़ द स्टेज ऑफ फ्रीडम। आपने रिसेंटली देखा होगा, हमने चंद्रयान 3 को भी लॉन्च किया है, सैटेलाइट जो है हमारा। तो इंडिया ने देखो कहाँ से कहाँ तरक्की की। तो पहला जो होता था एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से होके हम पॉसिबिलिज्म में आए। तो पॉसिबिलिज्म अप्रोच यही बोलता है, इट इज़ पॉसिबल टू कॉन्क्यूर नेचर बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी की वजह से नेचर को हरा सकते हैं, नेचर के अंडर नहीं रह सकते हैं। नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़, नो डाउट नेचर हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड, एंड ह्यूमन बींग्स यूज्ड दीज अपॉर्चुनिटीज़। और इंसान ने इन अपॉर्चुनिटी को लाभ उठा के, फ़ायदा उठा के, उन अपॉर्चुनिटीज़ को फ़ायदा उठा के धीरे धीरे उनको यूज़ किया, एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड। तो नेचर जो है वो ह्यूमनाइज हुआ, नेचर को डिफीट मिली। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में इनफैक्ट हम नेचर के अंडर थे, वी वर द स्लेव्स ऑफ नेचर। लेकिन पॉसिबिलिज्म अप्रोच हमें ये बोलता है, वी आर नॉट द स्लेव्स ऑफ नेचर। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में नेचर का रोल जो था एक्टिव था, बट पॉसिबिलिज्म में नेचर का रोल जो है वो पैसिव नहीं, वो एक्टिव है। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में जो हम रेस्पेक्ट करते थे नेचर का, लेकिन पॉसिबिलिज्म में हमने रेस्पेक्ट नहीं दिया नेचर को। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में हम ओबे, रेस्पेक्ट यानी कि फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट इज सेट फॉर द बाई नेचर। लेकिन यहाँ पे हमने कोई रूल फॉलो नहीं किया, नेचर ने हमें जो भी दिया तो हमने टेक्नोलॉजी की मदद से उसको मॉडिफाई करके अपनी लाइफ भी जी ली और नेचर को भी हराया। सो दिस इज द अप्रोच ऑफ, दिस इज कॉल्ड द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, सो समय के साथ साथ इंसान ने नेचर को भी डिफीट दी। अब यहाँ पे कभी कभार क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। मैंने आपको ऊपर ही बताया डिटर्मिनिज्म क्या होता है। डिटर्मिनिज्म में यही बोला जाता था कि मैन जो होता था, इंसान जो होता था, वो टोटली डिपेंड होता था नेचर पे।
लेकिन पॉसिबिलिज्म अप्रोच हमें यही बताता था कि धीरे धीरे इंसान ने नेचुरल लॉज को स्टडी करके टेक्नोलॉजी बनाई और नेचर को भी हरा दिया। डिटर्मिनिज्म अप्रोच क्या कहता था? नेचर इज़ ऑल पावरफुल। लेकिन पॉसिबिलिज्म अप्रोच कहता है नेचर इज़ नॉट ऑल पावरफुल। डिटर्मिनिज्म कहता था नेचर प्लेज एन एक्टिव रोल, बट पॉसिबिलिज्म क्या कहता है? मैन प्लेज एन एक्टिव रोल। डिटर्मिनिज्म अप्रोच में बोला जाता था मैन वाज द चाइल्ड ऑफ नेचर, लेकिन पॉसिबिलिज्म अप्रोच में क्या बोला गया? मैन वाज नॉट द चाइल्ड, मैन इज़ नॉट द चाइल्ड ऑफ नेचर। डिटर्मिनिज्म में बोला गया मैन इज़ ए स्लेव ऑफ नेचर, लेकिन पॉसिबिलिज्म अप्रोच में मैन इज़ नॉट ए स्लेव ऑफ नेचर। डिटर्मिनिज्म में मैन डरता था नेचर से, ही वाज अफ्रेड ऑफ नेचर और उसकी वर्शिप करता था, लेकिन मैं इसमें क्या होता था? मैन वाज नॉट अफ्रेड ऑफ नेचर एंड कॉन क्योर हिम, उसने इसको भी हरा दिया। नेचर के आगे चला गया वो इंसान, किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। तो डिटर्मिनिज्म का फॉलोवर कौन था? रेडजल। तो पॉसिबिलिज्म का यहाँ पे फॉलोवर कौन है? विडाल्डी बलेची। याद रखना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। अब देखो, अब यहाँ पे एक एक कॉमन सेंस है ना, हम नेचर के अंडर रह सकते हैं, हम नेचर को हरा सकते हैं। ये कॉमन सेंस है, ये कोई भी बता सकता है। देखो, ना हम स्टेज ऑफ नेसेसिटी में रह सकते हैं, ना हम स्टेज ऑफ फ्रीडम में रह सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें नेचर को रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें नेचर को ओबे करना चाहिए। देखो, पॉसिबिलिज्म अप्रोच कहता था कि वी कैन कॉन्क्यूर नेचर। इसका मतलब ये है नेचर अगर आपको कोई भी चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा तो आप थोड़ी आप उसका इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ करोगे क्या? नहीं, उसका हमें इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ नहीं करना है, उसका हमें रेस्पेक्ट करना है, उसका हमें कम से कम यूज़ करना है। अगर आपने इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया, विद द रिजल्ट एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी ही मेंटेन नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताऊंगा, सिंपल कॉमन एक एग्जांपल दूंगा मैं। नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है कोल। कोल एक मिनरल रिसोर्स है, और कोल जो होता है वो यूज़ होता है एज ए फॉसिल फ्यूल्स। कोल को अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कोल की वजह से पोल्यूशन होगा, और पोल्यूशन की वजह से क्या होगा? एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं रहेगी, ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। इज इट बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी? नो, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी। इसकी वजह से एनवायरमेंटल अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। तो पॉसिबिलिज्म में ये हमने बोला ना कि नेचर, मैन कैन कॉन्क्यूर नेचर, इसका मतलब ये है कि वो कुछ भी कर सकता है? नहीं। इसीलिए एक इंसान आया, उसका नाम है ग्रिफ्ट टेलर। ग्रिफ्ट टेलर ने एक कॉन्सेप्ट दिया है, न्यू कॉन्सेप्ट, उसका नाम है नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म इज आल्सो कॉल्ड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म? इट वाज गिवन बाय ग्रिफ्ट टेलर एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। याद रखना, ये क्या है नियो डिटर्मिनिज्म? इट इज़ द मिडल पाथ बिटवीन डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो हैं, उनके बीच में एक मिडल पाथ आता है, इसको कहते हैं नियो डिटर्मिनिज्म। ग्रिफ्ट टेलर क्या कहती हैं? वो कहते हैं पॉसिबिलिटीज़ कैन बी क्रिएटेड विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। हम पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट को हमें डैमेज करने बगैर हम पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। हमें एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना है। वी हैव टू फॉलो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस अडॉप्ट करनी है। हमें केयर फ्यूचर जनरेशन का भी करना है, अपना भी ख्याल रखना है, फ्यूचर जनरेशन का भी ख्याल रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ ए प्रोसेस इन विच वी हैव टू यूज़ रिसोर्सेज केयरफुली, not only for our present generation but also for the next generation, future generation, without damaging the environment. टेलर कहता है neither there is absolute necessity, ना यहाँ पे नेसेसिटी है, नॉर देयर इज़ फ्रीडम, ना फ्रीडम है। वी हैव टू रेस्पेक्ट नेचर, हमें नेचर का रेस्पेक्ट करना चाहिए। वी हैव टू ओबे नेचर, हमें नेचर को ओबे करना चाहिए। ह्यूमन बींग्स कैन कॉन्क्यूर नेचर बाय ओबेइंग हिम। हम नेचर को हरा सकते हैं, लेकिन रेस्पेक्ट जब हम उसको करेंगे। वी हैव टू फॉलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस। टेलर ने एक बेस्ट एग्जांपल दी थी रेड ट्रैफिक सिग्नल की बात की। जब हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी कोई भी चलाता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो रास्ते में एक सिग्नल आती है और वहाँ पे बिलिंग करता है रेड, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें स्टॉप करना पड़ता है। अगर हम स्टॉप नहीं करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। रेड का इंडिकेशन होता है स्टॉप, हम वहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसी तरह टेलर ने कहा कि नेचर ने आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर किए हैं, तो रिसोर्स का ये आपको कहीं पे स्टॉप भी करना है, क्योंकि रिसोर्स को बनने में टाइम लगता है। द फॉर्मेशन ऑफ रिसोर्स इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, इट टेक्स मिलियंस ऑफ
ईयर्स फॉर द फार्मेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो आपको क्या करना है, आपको रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स, मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, तब जाके आप जो हैं आप एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। टेलर ने इसलिए यहाँ पे रेड सिग्नल की बात की। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताऊंगा, देयर इज़ नो नीड, आपको ज़रूरत नहीं है कि बार बार आप पेट्रोलियम जो है अपनी गाड़ी में डालोगे और ट्रैवल करोगे विदाउट एनी पर्पज़। कभी कभार अब पेट्रोलियम को बनने में टाइम लगता है, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। अब कभी कभार हमें अपनी गाड़ी में सीएनजी भी यूज़ करना है। सीएनजी का फ़ायदा ये है कि पोल्यूटेड फ्री है, इको फ्रेंडली है, और उसकी वजह से क्या होगा कि पेट्रोलियम रिजर्व भी रहेगा, कंजर्व भी रहेगा, और विद द रिजल्ट एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी क्रिएट होगी। तो टेलर का यहाँ पे यही मकसद था, रेड सिग्नल की उसने बात की। रेड आइदर स्टॉप और सर्च फॉर एन ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव मीन्स पेट्रोलियम के बदले में सीएनजी। स्टॉप मीन्स टू मेक जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्स, कम से कम रिसोर्स यूज़ करने हैं। अब वेलो का मतलब हमेशा होता है, बिलिंग जब रेड वेलो लाइट करती हैं तो रेड कंडीशन मीन्स बैलेंस में यूज़ करने हैं। अगर आपके पाँच रिसोर्सेज हैं तो आपको 3 ही रिसोर्स यूज़ करने हैं, 3 आपको बचा के रखना है। आपको पूरा टाइम देना है रिसोर्स को बनने में। एंड ग्रीन, जब रिसोर्स बनेंगे यानी कि रिसोर्स की फॉर्मेशन होगी तो आप आगे आगे चलोगे। तो इसीलिए टेलर ने जस्टिफिकेशन दी थी कि 3 ये कि हमें क्या करना चाहिए, इट इज़ ए मध्य मार्ग बिटवीन डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबलिज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज हमने क्या पढ़ा इसमें, ह्यूमन जियोग्राफी की डेफिनेशन, इसका फादर, जियोग्राफी का फादर, डेफिनेशन ऑफ जियोग्राफी, 3 जियोग्राफर्स ने डेफिनेशन, वो याद रखना है। हाउ ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। देन इसके बाद डिटर्मिनिज्म हमने पढ़ा, विच इज़ कॉल्ड डिटर्मिनिज्म हमने पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स जिसको हम कहते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा पॉसिबलिज्म जिसको हम कहते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। फिर इसके बाद हमने पढ़ा डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबलिज्म की डिफरेंस हमने पढ़ी। और इसके बाद जो लास्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था हमने, न्यू डिटर्मिनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, आपको खाली यही पढ़ना है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगला सेशन जो होगा आपको वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे इसी चैप्टर से। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसी में क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में आएंगे। होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो टेक केयर, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे अहेड।